भारत के सबसे बड़े पद के बारे में कभी सोचा है? अरे, इसे देश की सबसे बड़ी और सबसे जिम्मेदार नौकरी की तरह देखिए। तो आज हम इसी जॉब एप्लीकेशन की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि भारत का राष्ट्रपति होने का असल मतलब क्या है, वो भी सीधे हमारे संविधान से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, भारत के राष्ट्राध्यक्ष होने का मतलब क्या है। फिर राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों को जानेंगे, उनके कार्यकाल की शर्तों को देखेंगे और आखिर में महाभियोग की मुश्किल प्रक्रिया पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए इस जॉब प्रोफाइल को शुरू से समझते हैं। तो पहला सवाल, आखिर इस पद की जरूरत ही क्यों है? चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इस जॉब पोस्टिंग को कैसे पेश करता है। और देखिए, संविधान की खूबसूरती इसी सादगी में है। आर्टिकल 52 बस इतना कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस, कोई लाग लपेट नहीं। इसका मतलब ये एक स्थायी पद है जो भारतीय गणराज्य का एक अटूट और हमेशा रहने वाला हिस्सा है। अच्छा, तो इस पद की असल जिम्मेदारियां क्या हैं? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो भी काम करती है, जो भी बड़े फैसले लेती है, वो सब के सब फॉर्मली राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। वो एक तरह से पूरे एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। ठीक है, तो जॉब पोस्टिंग तो समझ आ गई, पर इस नौकरी के लिए सही इंसान चुना कैसे जाता है? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन और इंटरव्यू प्रोसेस है। तो कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है इस सबसे ऊंचे पद के लिए? देखते हैं संविधान क्या शर्तें रखता है। तो देखिए, आर्टिकल 58(3) बहुत सीधी सी भी शर्तें बताता है। पहला, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरा, आप में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये है इस नौकरी के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। करीब 140 करोड़ लोगों के देश में एक अकेला राष्ट्रपति सबका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है? जवाब छिपा है चुनाव के अनोखे तरीके में। इसका जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट नहीं देते, बल्कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी हमारे एमपीज और एमएलएज वो वोट देते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच की जो शक्ति है, उसका संतुलन बना रहे। और ये संतुलन बनता कैसे है, वो ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। आर्टिकल 55 में एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला है। पहले हर राज्य के एमएलए के वोट की एक वैल्यू निकाली जाती है। कैसे? उस राज्य की कुल आबादी को वहां के कुल एमएलएस की संख्या से डिवाइड करके। फिर सारे देश के एमएलएस के वोटों की टोटल वैल्यू को टोटल एमपीज की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इससे एक एमपी के वोट की वैल्यू निकलती है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हर राज्य और केंद्र दोनों की बात का वजन बराबर हो। चलिए, अब मान लीजिए कि चुनाव हो गया, अब काम पर लगने का समय है। तो इस जॉब में असल में करना क्या होता है? क्या है शक्तियां और विशेषाधिकार? तो सबसे जरूरी काम क्या है? इसका जवाब छिपा है आर्टिकल 60 में, राष्ट्रपति की शपथ में। ये कुछ शब्द उनके पूरे काम का निचोड़ हैं। संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना। वो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। और इसी जिम्मेदारी के साथ आती हैं कुछ बड़ी शक्तियां, जैसे कि आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। सोचिए, राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हर नौकरी की तरह इस पद की भी कुछ सेवा शर्तें होती हैं। तो चलिए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर एक नजर डालते हैं। आर्टिकल 56 साफ कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। और हाँ, एक सवाल जो अक्सर आता है, क्या वो दोबारा चुने जा सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा चुनाव के लिए योग्य है। आर्टिकल 59 कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी रखता है, जैसे राष्ट्रपति न तो संसद के सदस्य हो सकते हैं, न ही किसी राज्य विधानसभा के, और वो कोई दूसरा सरकारी पद भी नहीं रख सकते जिससे उन्हें कोई लाभ हो। ऐसा क्यों? ताकि पद की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। और अब आखिरी और सबसे गंभीर सवाल, अगर कोई राष्ट्रपति अपनी शपथ को ही तोड़ दे तो क्या होगा? तो हमारे संविधान में इसके लिए भी एक व्यवस्था है, एक तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू और डिसमिसल प्रोसेस, जिसे हम महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं।
देखिए, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और ये बहुत बहुत सख्त है। इसे संसद का कोई भी सदन शुरू कर सकता है, लेकिन पहले कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत चाहिए, फिर 14 दिन का नोटिस देना होता है, फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, वो भी कुल सदस्यों का 2/3। इसके बाद दूसरा सदन इसकी जांच करेगा और अगर वहां भी 2/3 बहुमत से ये पास हो गया, तब जाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है, ताकि इस ताकत का कभी राजनीतिक तौर पर गलत इस्तेमाल न हो और देश के सर्वोच्च पद पर स्थिरता बनी रहे। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव अंकों और गणित का खेल है, लेकिन उनके पद को परिभाषित करती है उनकी शपथ। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पद का असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया है, या फिर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना ही इसका असली सार